नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद क्या है, प्रधानमंत्री पद की शक्तियाँ क्या है, क्या उसके कार्य है, ब्रिटेन की राजनीति में प्रधानमंत्री का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है और उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें कि हमने यह पढ़ा कि वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की सैद्धांतिक और दूसरी वास्तविक या व्यवहारिक। तो उसमें हमने नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान जो सम्राट होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सम्राट की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य है, उसका ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में क्या प्रभाव है या फिर क्या महत्व है। अब हम आगे बच्चों जो पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विश्व का बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है और कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां हैं उसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल उसका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करती है। तो इस प्रकार आज हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल वहाँ की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में है और उसकी स्थिति ब्रिटेन की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ब्रिटेन में आज मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार की बात कही जाने लगी है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का क्या पद है, उसकी क्या भूमिका है, उस पर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो प्रधानमंत्री सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में जैसा कि हम जानते हैं संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह बहुमत दल के नेता के जो सम्राट है वो लोक सदन में बहुमत दल के नेता के अंतर्गत जो पद होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसी में से ही की जाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के अपने विवेक का प्रयोग करने का अवसर नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि वहाँ पर क्योंकि वहाँ का आम चुनाव अब प्रधानमंत्री का चुनाव माने जाने लगा है और अगर किसी दल के नेता पर कोई आम राय नहीं है तो उस दल का वो बहुमत दल ही अपने नेता का चुनाव करता है। उसमें सम्राट के लिए कोई भी अवसर नहीं है कि वो अपने स्वविवेक से किसी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर ले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अब सम्राट के स्वविवेक का अधिकार या अवसर खत्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के लोक सदन के बहुमत दल के नेता से ही होती है। अब प्रधानमंत्री का संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन अब वहाँ पर यह परंपरा भी स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का ही सदस्य होना चाहिए, न कि लॉर्ड सभा का सदस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ निश्चित परंपराएं स्थापित हो गई है। अब हम बढ़ेंगे कि वहाँ प्रधानमंत्री पद का कोई औपचारिक आधार नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद अनौपचारिक है। अनौपचारिक इस आधार पे क्योंकि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में हमने बच्चों पढ़ा है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, जिसमें कुछ तत्व संयोग के, कुछ विवेक के। तो उस संयोग के तत्वों में प्रधानमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का कोई कानूनी, संवैधानिक या सैद्धांतिक आधार नहीं है, औपचारिक आधार नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का उदय एक संयोग के तत्व के रूप में हुआ है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वह एक ऐतिहासिक संयोग का परिणाम है। जैसे कि ब्रिटेन में हम देखें
कि उस समय जॉर्ज प्रथम 18वीं शताब्दी में जॉर्ज प्रथम जो है उसने कैबिनेट की अध्यक्षता करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, ना ब्रिटेन की राजनीति का ज्ञान था, तो इसीलिए उस समय उसने अध्यक्षता करना बंद कर दिया। तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी, एक अध्यक्ष की आवश्यकता महसूस हुई, और वह अध्यक्ष, वह पदाधिकारी कैबिनेट का कोई प्रधान ही हो सकता था। तो इसीलिए उस समय 1721 में एक प्रधान नियुक्त किया गया, वॉलपॉल, जो ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कहलाया। और इस प्रकार ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री जो अनौपचारिक रूप से नियुक्त हुआ वह था रॉबर्ट वॉलपॉल। फिर उसके बाद 1878 में लॉर्ड विंकल्सफील्ड ने अपने आप को राजकोष का प्रथम लॉर्ड इंग्लैंड का प्रधानमंत्री घोषित किया। तो उस आधार पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार हम देखें तो फिर उसके बाद 1937 में ब्रिटेन में राजमुकुट से संबंधित मंत्रियों के जो कानून था, जो परिनियम बने, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के प्रथम लॉर्ड पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो पद है वो अनौपचारिक है, लेकिन फिर भी इतने बड़े पदार्थ या इतने बड़े पद की जो इतना छोटा सा अंश जिसका उल्लेख नहीं है कहीं भी, वो हमें विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वाधिक शक्तियों का प्रयोग वहाँ का प्रधानमंत्री करता है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। तो लगभग भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य भी उसी प्रकार के ही है, क्योंकि भारत में भी संसदीय लोकतंत्र है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। ब्रिटेन की राजनीति में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की आधारशिला माना जाता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वो कानून बना सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, वो करों को लगा सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। राज्य की समस्त शक्तियों का निर्देशन और नियंत्रण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान वहाँ का प्रधानमंत्री ही होता है। सबसे बड़ी बात है ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ पर एक दल का मंत्रिमंडल बनता है, इसीलिए वहाँ प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर हो जाती है, क्योंकि वो लोक सदन के बहुमत दल का सर्वमान्य नेता होता है और एक दलीय मंत्रिमंडल होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली भूमिका में होता है। इसलिए उस समस्त कार्यों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। तो प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है, जिसको हम पढ़ेंगे निम्नलिखित रूप से। सबसे पहली शक्ति है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल का निर्माण करना। मंत्रिमंडल का गठन और निर्माण प्रधानमंत्री की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शक्ति है। वैधानिक रूप से हम देखें तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की या मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट करता है जिनकी लिस्ट प्रधानमंत्री सम्राट को सौंपता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर उनकी स्थिति को, उनके भौगोलिक प्रतिनिधित्व को, सामुदायिक प्रतिनिधित्व को, सदस्यों की क्षमता को, उनकी समाज सेवा की भावना को, उनकी दक्षता को, सबको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार चूँकि ब्रिटेन में एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, इसलिए प्रधानमंत्री अपने दल में से विभिन्न व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है। और इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण या मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री का एकमात्र अधिकार है। अब दूसरी शक्ति है मंत्रिमंडल का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण।
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का न केवल निर्माण करता है बल्कि वह उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यविधि का जो निर्माण है, उसका जो नियंत्रण है, निर्देशन है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। व्यवहार में हम देखें तो प्रत्येक मंत्री जो है वो किसी न किसी विभाग का प्रधान होता है और तो उन विभागों का जो बंटवारा है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक होता है और मंत्रिमंडल के नीति निर्धारण में या निर्णयों में प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वोपरि होती है। तो हालांकि मंत्रिमंडल में सबका सर्वसम्मति से या बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का निर्णय जो है सर्वोपरि होता है और मंत्रिमंडल को वो मान्य होता है। तीसरी शक्ति है मंत्रिमंडल का अंत करना। अब मंत्रियों को पद से हटाना वैसे तो वैधानिक रूप से सम्राट का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में वह प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा ही मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो एक या एक से अधिक मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है या फिर स्वयं अगर त्यागपत्र दे दे तो सारी मंत्रिमंडल का वह त्यागपत्र माना जाता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल के अंत में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना, विभागों में फेरबदल करना, ये सब काम प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री जब चाहे तब मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है, विभागों में फेरबदल कर सकता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का एक केंद्र बिंदु होता है जो उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी शक्ति है प्रधानमंत्री की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। सैद्धांतिक रूप से देखें तो वहाँ का शासन का जो औपचारिक प्रधान है वो सम्राट होता है, लेकिन व्यवहार में शासन के समस्त अधिकारों और शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। वह शासन की समस्त शक्तियों का सर्वोच्च निर्देशन, नियंत्रण और संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। देश के लिए समस्त नीति का निर्धारण करना प्रधानमंत्री का कार्य होता है। प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण राजकीय सर्वोच्च पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री या तो स्वयं करता है या फिर उसके परामर्श पर सम्राट द्वारा की जाती है। विभिन्न राजदूत, न्यायाधीश, विभागों के प्रधान, सेनापतियों की, विभिन्न बोर्डों, नगर निगमों के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है वह शासन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट काम है प्रधानमंत्री का परराष्ट्र या वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। वैदेशिक संबंधों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता है। विदेश मंत्रालय चाहे उसके पास है या नहीं है, लेकिन देश की विदेश नीति का सुचारू रूप से संचालन करना, देश के वैदेशिक संबंधों का सुचारू रूप से संचालन करने का काम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का होता है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चाहे सामान्य काल है, चाहे संकटकालीन परिस्थितियां हैं, युद्ध की परिस्थितियां, उसमें वहाँ का प्रधानमंत्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब संकट काल आता है, जब युद्ध की स्थिति होती है, तो प्रधानमंत्री और ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का बहुत खुलकर प्रयोग करता है। तो इस प्रकार दूसरे देशों के साथ क्या संबंध अपनाने हैं ब्रिटेन की, किस प्रकार के संधि समझौते करने हैं, इस प्रकार की समस्त शक्तियाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर लोक सदन का नेतृत्व करना या लोक सदन का नेता होना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लोक सदन का नेतृत्व करता है क्योंकि वो लोक सदन के बहुमत दल का नेता होता है। इस प्रकार शासन के प्रधान होने के साथ साथ वो लोक सदन का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ सदन के में संपूर्ण विधायी कार्यों का या व्यवस्थापन संबंधी या कानून निर्माण संबंधी कार्यों का संचालन करता है, उसका नेतृत्व करता है। और व्यवस्थापन के संबंध में वह संसद में नीति निर्माण संबंधी, शासन संबंधी कार्यों का पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार समस्त जो भी विधेयक है, चाहे सरकारी है चाहे निजी विधेयक है, वो सब प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही तैयार होते हैं और रखे जाते हैं।
देश की आय व्यय का ब्यौरा या वार्षिक आय व्यय या बजट भी प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही तैयार होता है और रखा जाता है। तो इस प्रकार देखें तो संसद की समस्त कार्रवाई का संचालन, कब संसद की बैठक बुलानी है, कब स्थगित करनी है, कब संसद का सत्र अवसान करना है, यहाँ तक कि संसद को भंग करने, लोक सदन को भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री सम्राट को देता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री के हाथ में लोक सदन को भंग करने का एक महत्वपूर्ण शस्त्र है, जिसके आधार पर वह लोक सदन के सदस्यों को नियंत्रित और अनुशासन में रखने का काम करता है। तो इस प्रकार लोक सदन का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। धन्यवाद।